हेलो एवरीवन, दिस इज आबू स्नेही एंड आज हम 3 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स को हम फिल्म्स और मेंस की प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो, और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। लॉकजैम एंड्स पार्लियामेंट टू डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर्टिकुलर न्यूज़ में कुछ ऐसे की टर्म्स मेंशन है जिनको जानना ज़रूरी है, जिन पर प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं और ऐसी चीज़ों को इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। एक्चुअली दो तीन कीवर्ड्स हैं जो आपको एक तो पता होना चाहिए। जब यहाँ पे लिखा है कि लॉक जैम खत्म हुआ है, तो लॉक जैम का सिंपल सा मतलब है कि पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा कमोशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिबेट और शाउटिंग हो रही थी, जिसके कारण नॉर्मल डिस्कशन नहीं हो पा रहा था। एंड इसी को लॉक जैम बोला जाता है। जब इतना ज़्यादा शाउटिंग हो और इतना ज़्यादा कमोशन हो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो पाए, तो जो स्पीकर है, स्पीकर को कुछ टाइम के लिए पार्लियामेंट को अडजर्न करना पड़ता है। तो इस पूरी सिचुएशन को जहाँ पे डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, इसको इन जनरल लॉक जैम बोल दिया जाता है ना। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा टर्म ना किसी डॉक्यूमेंट में या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, बट ये जो शब्द है ये बहुत बार न्यूज़ में यही यूज़ होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड क्या है। फिर हुआ क्या है कि एक्चुअली बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं एंड ऑपोजिशन डिमांड कर रही है पार्लियामेंट के अंदर कि जितने भी करंट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं जो कि पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, और भी बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो कि करंट रूलिंग पार्टी से आते हैं, तो यहाँ पे ये लोग डिस्कशन नहीं कर रहे। ऑपोजिशन पार्टी वाले ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है उनके मेंबर्स बोल रहे हैं कि नहीं, हम डिस्कशन के लिए रेडी है, या फिर वो बोल रहे हैं कि डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी है, दोनों पार्टीज में एक डिसएग्रीमेंट है जिसके कारण बहुत ज़्यादा शाउटिंग और कमोशन हो रहा है, जिसके वजह से पार्लियामेंट का जो नॉर्मल रूटीन वर्क है वो हो नहीं पा रहा। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा है कि एक अभी क्या हुआ है, एक तरह से आप मान सकते हो एक कंसीलिएशन एफर्ट किया गया है, जहाँ पे पार्लियामेंट में ये जो डिबेट है ये वापस चालू हो पाएगी। मतलब हुआ ये है कि ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टीज दोनों साथ में आई। उन्होंने अग्री करा कि अगर हम ऐसे शाउट करते रहेंगे तो कोई भी पार्लियामेंट का वर्क हो नहीं पाएगा। तो क्यों ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ डिस्कशंस जो ऑपोजिशन पार्टी चाहती है उन टॉपिक्स पर करे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वैसे ऑपोजिशन पार्टीज ने बहुत सारे टॉपिक्स दिए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें से कुछ टॉपिक्स चुन लिए और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस पे डिस्कशन करने के लिए रेडी हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज यहाँ पे लिखा है टू डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन, अंदर वर्ड लिखा होगा टू होल्ड अ डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पे डिस्कस करने लग जाएंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल्स पर बहस करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा इस ये कहने का बेसिकली मतलब ये है कि जो नॉर्मल डिस्कशन होता है उसमें क्या होता है, एक टॉपिक उठाया जाता है और फिर उस पर क्वेश्चन एंड आंसर होता है, उस पर डिस्कशन होता है। जो मेंबर है ऑपोजिशन पार्टीज के, वो सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं जो कि पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछती है। तो वैसे चलता रहता है और वो एक टॉपिक के बाद फिर दूसरा टॉपिक लिया जाएगा, फिर तीसरा टॉपिक दिया जाएगा। लेकिन कोई अगर एक एक ऐसा फेज चल रहा है किसी कंट्री में जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक आ रहे हैं, तो ऑपोजिशन पार्टीज बोल रही है कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, हमें इन सब को एक साथ डिस्कस करना है और बिना किसी रुकावट के। मतलब ऐसा ना हो कि ये टॉपिक डिस्कस कर लिया, फिर दूसरे टॉपिक को डिस्कस करने की परमिशन ले, फिर थर्ड को करने के लिए हमें पहले कुछ नोटिस देना पड़े, ऐसा नहीं। एक बार डिस्कशन चालू होता है तो वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा जो फ्री फ्लोइंग डिस्कशन होता है ना, उसको ही बोल दिया जाता है डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की बात ना हो, लेकिन ये जो फ्री फ्लोइंग डिस्कशन हो रहा है इसको डिस्कशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये नाम दे दिया गया है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट ये क्या न्यूज़ में फ्यूचर में मेंशन होगा या इंटरव्यू में वो आपसे पूछ लेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो अभी विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का और वहाँ पे ही लॉक जैम था, लेकिन दोनों जो ऑपोजिशन है और जो रूलिंग पार्टीज हैं, इन दोनों ने बोला है कि हम अब मिल के कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे तो डिस्कशन करेंगे ही। ठीक है, और ये डिस्कशन कब करने के लिए वो रेडी है? 0 आवर के अंदर। तो इसमें दो तीन कीवर्ड्स और आ गए तो उनको भी समझ लेते हैं। देखो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 85 के अंदर ये लिखा है कि जो पार्लियामेंट है इंडिया की, पार्लियामेंट जो है, स्पेशली जो लोकसभा है, ठीक है, एंड राज्यसभा, ये हर 6 महीने में एक बार तो मिलेंगे ही।
बस इतना ही लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर एक सेशन हो गया पार्लियामेंट का, मान लेते हैं बजट सेशन आया, वो 2 महीने चला, ठीक है, वो 2 महीने चलता है, लेट से फरवरी मार्च, ये बजट सेशन चला, फाइन। अब हो क्या रहा है कि जब ये बजट सेशन यहाँ पे चल चुका है, तो इसके बाद एक थोड़ी सी हॉलीडे आ जाती है पार्लियामेंट की। तो अब ये कब मिलेंगे? अब ये मिलेंगे 6 महीने के अंदर अंदर। मतलब ये जो दूसरी मीटिंग होगी ना पार्लियामेंट की, ये 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में हमने कन्वेंशन बना लिया है। कन्वेंशन मतलब कि एक चीज जो चालू हो गई वो चल रही है, जो चीज लॉ में लिखी भी नहीं है, वो क्योंकि एक बार स्टार्ट हो गई तो उसको अब फॉलो करते हैं हम, उसको कन्वेंशन बोल देते हैं। अब कन्वेंशन से क्या लिखा है, क्या होता है कि एक साल में 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, ये आपको ध्यान रखना है। सो इसमें एक तो बजट सेशन हो जाता है, फिर मॉनसून सेशन हो जाता है, और एक विंटर सेशन हो जाता है, फाइन। लेकिन प्लीज ध्यान रखना, प्रीलिम्स में ना वो आपको ऐसे फंसाएंगे। आपको पता है 3 सेशन होते हैं, ये आपको पता है, वो प्रीलिम्स में लिख देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 3 सेशन हर साल होने चाहिए। क्या ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि हर मतलब 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी लिखा है कि 3 होने चाहिए, ये तो 3 हम करने लग गए हमारी मर्जी से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि हर 6 महीने में दूसरा हो जाना चाहिए। फिर एक और प्रीलिम्स का स्टेटमेंट यहाँ पे बनेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि हर 6 महीने के अंदर 2 सेशंस हो जाने चाहिए। अब बताओ क्या ये लाइन लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, ये भी नहीं लिखा। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है ना, वो हमें वर्ड टू वर्ड अगर प्रीलिम्स के स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा तो वो स्टेटमेंट गलत है। चाहे अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक सेशन हो गया और दूसरा सेशन हो रहा है, इसके बीच में 6 महीने से ज्यादा वक्त नहीं होना चाहिए। इसका बेसिकली यही मतलब है, अगर आप सोचना चाहो कि हाँ 6 महीने में 2 सेशन हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, इसका मतलब भले ही है कि 6 महीने में 2 हो रहे हैं, लेकिन वो सेंटेंस नहीं लिखा, सेंटेंस ये वाला लिखा है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट सेंटेंस लिखा है सिर्फ वही हमें देखना है, उसका मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन से हमने समझ लिया, हाँ। लेकिन क्या वो मतलब लिखा है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, बट एग्जैक्ट लाइन लिखी है। तो जब तक एग्जैक्ट लाइन आपकी प्रीलिम्स में उठ के नहीं आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन से, वो स्टेटमेंट आपको गलत रहेगा। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, फाइन। तो अभी जो है वो विंटर सेशन चल रहा है। यूजुअली जो बजट सेशन होता है वो इन तीनों में से सबसे लॉन्गेस्ट होता है। अगेन ये लॉन्ग होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सेशन होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये बस होता है तो हमने उसको फॉलो करना चालू कर दिया, सिंपल। देन यहाँ पे क्या लिखा है कि 0 आवर में अब डिस्कशन होगा। अब 0 आवर क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, हर दिन एक क्वेश्चन आवर होता है, जहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑपोजिशन पार्टी वाले ही क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत बार होता है कि सेम पार्टी वाले भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज वाले ही क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर से पार्लियामेंट के अंदर। तो ये होता है क्वेश्चन आवर के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मिनिस्टर ये क्वेश्चन पूछने के लिए जो ये पार्टीज हैं या जो भी क्वेश्चन पूछेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको थोड़ा सा छोटा नोटिस देना पड़ता है ताकि मिनिस्टर अपने आंसर के साथ रेडी रहे। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पर जो डिस्कशन होगा वो होगा 0 आवर में। तो जो क्वेश्चन आवर हो गया, क्वेश्चन आवर में डिस्कशन हो गया, उसके बाद 0 आवर होता है। 0 आवर एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे बिना किसी नोटिस के कोई भी अर्जेंट इशू रेज करा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के अंदर ये डिबेट या फिर डिस्कशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो ये पूरी न्यूज़ थी। अगर इसको समराइज करें तो इसका यही मतलब है, जितने भी इसमें कीवर्ड्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। एक लॉग जैम था जो कंसेंसस से टूट गया है, विंटर सेशन चल रहा है, एंड 0 आवर में डिस्कशन होगा जो कि क्वेश्चन बार के बाद होता है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस पे जिस टाइप से प्रीलिम्स में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे वो चांसेस भी मैंने आपको बता दी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दिल्ली कर्ब्स विल बी ईज्ड ओनली आफ्टर फॉल इन एयर पोल्यूशन। अब ये चीज़ पिछले 2 महीने से चलती आ रही है और बहुत सारे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं आपको इस चीज़ को बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक बार फिर से आपके रिवीजन के लिए एक्सप्लेन कर यहाँ पे देता हूँ। तो होता क्या है कि दिल्ली के अंदर जो सेंटर फॉर एयर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो 2021 में बना था, एक एक्ट के थ्रू
इसलिए जो CAQM है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। अब ये जो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास वाला जो इलाका है, जिसको आप दिल्ली NCR बोलते हो, वहाँ पे चीज़ों को मॉनिटर करे, जिससे जो पोल्यूशन है दिल्ली में हो रहा है, और कुछ पॉलिसीज़ बनाए, सरकार की हेल्प करे, ग्राउंड पे जो बॉडीज़ हैं उनकी हेल्प करे, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। फाइन। अब होता क्या है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स एक निकाला जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का नंबर जितना जितना ज़्यादा बढ़ा, इसका मतलब एयर क्वालिटी उतनी ज़्यादा खराब। फाइन। तो अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की एक लिमिट है, मतलब बहुत सारी लिमिट्स बना रखी है उसमें। एक लिमिट को क्रॉस करेगा तो CAQM क्या करेगी, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी। अगर एक और लिमिट को उसने क्रॉस कर दिया तो CAQM एक और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी। फिर और ज़्यादा बढ़ गया AQI बहुत ज़्यादा बढ़ना मतलब एयर क्वालिटी बहुत गिर जाना, तो जो CAQM है वो रेस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा बढ़ा देगी। और अगर लास्ट स्टेज पे पहुंच गया तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, इसी को बोला जाता है GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो GRAP जो है उसके 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस कब ट्रिगर हो जाते हैं, जब AQI के कुछ स्टेजेस पार होते हैं। तो जब AQI 300 से कम होता है तब यहाँ पे स्टेज 1 वाले रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, जिसको पुअर एयर क्वालिटी माना जाता है। लेकिन आप देखो, अगर स्टेज 4 हो गया और सीवियर प्लस जिसको माना जाएगा, जहाँ पे एयर क्वालिटी 450 से ऊपर चले आती है, तो यहाँ पे स्टेज 4 वाला GRAP मेजर्स लगाने पड़ते हैं, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं चलेगी, ट्रक्स दिल्ली के अंदर नहीं आएंगे, जो कंस्ट्रक्शन है सारा का सारा रुक जाएगा, बहुत ही कम कंस्ट्रक्शन चलेगा। तो इससे क्या होता है, जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा झटका लगता है और बहुत लॉस होता है इकोनॉमी को, अगर इतनी सारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप रोक देते हो। तो CAQM जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा है कि प्लीज़ जो GRAP का 4th स्टेज है ना, उसको कम कर देते हैं, उसको 3rd पे या 2nd पे ले आते हैं, क्योंकि 4th पे रखे रहने से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। और ये जो GRAP है ये सिर्फ एक इमरजेंसी मेजर है, कोई पॉलिसी नहीं है जो आप हर दिन या पूरे साल लगा के रखोगे। अगर एयर क्वालिटी बहुत ख़राब होती है तभी इसको लगाना चाहिए। अगर एयर क्वालिटी थोड़ी सी सुधर भी रही है तब इसको तुरंत हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ऐसा नहीं है। ये जो GRAP के जो कर्ब्स हैं, मतलब जो ऑब्स्टिकल्स लगा रखी है, जो रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, ये तब ही हटेंगी जब एयर पोल्यूशन में सुधार होगा। जस्ट बिकॉज एयर पोल्यूशन खराब हुए हुए 2 महीने हो गए, इसका मतलब नहीं है कि भाई अब 2 महीने हो गए चलो GRAP हटा देते हैं, ऐसा नहीं। GRAP तभी हटेगा जब एयर पोल्यूशन सुधरेगा, वरना नहीं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा डिबेट जो हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। सो CAQM बोल रहा है कि जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसको GRAP से प्रॉब्लम हो रही है। देखो, ट्रक कौन चलाते हैं यूजुअली, जो थोड़े से वेल्दी बैकग्राउंड से नहीं आते और नीडी बैकग्राउंड से आते हैं, थोड़े से पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। देन जो कंस्ट्रक्शन में लेबर काम करते हैं वो कौन होते हैं, वो रूरल से अर्बन एरिया में माइग्रेट करे हुए वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग कौन है, ये वो है जो जिनके पास वेल्थ बहुत कम है। एंड अगर GRAP मेजर्स बहुत एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगा हुआ है तो इनके पास जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा इनको, इनकी जो पॉवर्टी है वो बढ़ सकती है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आर्ग्यूमेंट भी उनके अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि ऐसा अगर एयर पॉल्यूशन कम नहीं हुआ तो मेजर्स तो लगे रहने चाहिए। तो दोनों के ही पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फाइन, इसी टाइप से प्रीलिम्स में इस हर पॉइंट पे क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। सिटीजन्स विद डायबिटीज़ मेकिंग देयर राइट्स रियल। अब आज के न्यूज़पेपर में 2 ऐसे एडिटोरियल्स हैं जो कि सॉरी नॉट डायबिटीज़, डिसेबिलिटीज़। 2 ऐसे एडिटोरियल्स हैं जो कि डिसेबिलिटीज़ पर ही सराउंडेड है, क्योंकि 3 दिसंबर को क्या होता है, 3 दिसंबर को होता है डिसेबिलिटीज़ डे, एंड दैट इज़ वाई इस पे 2 आर्टिकल्स आए हैं। सो देखते हैं, इसमें कुछ ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी लिखे हैं, उनको समझना ज़रूरी है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। देखो, जो 2011 में हमारा पिछला सेंसस हुआ था, एक्चुअली 2021 में भी सेंसस हो जाना था, बट कुछ कारणों की वजह से, कोविड-19 की वजह से और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की वजह से सेंसस अब तक नया आया नहीं। तो जो लेटेस्ट सेंसस हमारे पास अवेलेबल है वो 2011 का ही है। इसमें ये डेटा लिखा था कि टोटल पॉपुलेशन की जो डिसेबिलिटी है वो 2.2% है। ये आपको नंबर याद रखना है। लेकिन जो ये ऑथर हैं ये बोल रहे हैं कि ये जो डेटा है ना ये बहुत कम है, क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे ही आप याद रख लेना कि 2019 की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी बोलती है कि इंडिया में कम से कम 16%
डिसेबिलिटी है अडल्ट में। ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है। ये दोनों जो लाइन है ना, ये डेटा बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन GS1 में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में सोसाइटी के सेक्शन में पूछा जा सकता है, GS2 में हेल्थ में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। तो और ऐसे के अंदर भी किसी भी टाइप से एक ऐसे बन जाएगा कि क्या हमारा हमारा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो दिव्यांगजन है उनके लिए एक्सेसिबल है या नहीं, इस पे भी एक पूरा ऐसे बन सकता है। सो ये जो डेटा है ना, आपको बहुत जगह काम आएगा। इंटरव्यू में भी ये डेटा बोलने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस डेटा को बोलने से। सो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि 2011 में जो नंबर है डिसेबल्ड लोगों का, या फिर जिसको हमें दिव्यांगजन बोलना चाहिए, वो 2.2% है। लेकिन 2019 की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है वो बोलती है इंडिया के जो अडल्ट हैं उनमें से 16% जो अडल्ट हैं वो डिसेबल्ड हैं। ये आपको ध्यान रखनी है दोनों चीज़ें। तो मतलब एक तो हमें अपडेटेड डेटा की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ जो डेटा गवर्नमेंट का है वो कम बताता है लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये एक कन्वेंशन था UN का, उसको 2007 में ही साइन कर लिया था। इस पर एक डायरेक्टली बड़ा सा प्रीलिम्स क्वेश्चन बन गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की राइट्स होती क्या है। बहुत ही सिंपल है। अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर जो कोई दिव्यांगजन है उसको किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, और मान लेते हैं ये जो पर्सन है ये व्हील चेयर को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे कोई स्लांट स्लोप ही नहीं है, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो ये जो पर्सन है ये गवर्नमेंट ऑफिस में जा ही नहीं पाएगा, ये गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा पाएगा, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जा पाएगा, इनफैक्ट ये पब्लिक प्राइवेट स्कूल में भी नहीं जा पाएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं जा पाएगा, प्राइवेट ऑफिस में भी नहीं जा पाएगा। ऊपर से जो मेट्रो है या फिर जो बस है, स्पेशली जो गवर्नमेंट बसेस है, क्या उस पे ये जो पर्सन दिव्यांगजन है जो कि व्हील चेयर पर है, क्या ये अपने आप उस पर चढ़ सकते हैं? क्या ऐसा कोई सिस्टम है? क्या हमारे बस स्टैंड ऐसे बने हुए हैं जो कि दिव्यांगजनों को थोड़ा स्पेशल स्पेस दे? नहीं, है ना? तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या नहीं है, वो दिव्यांगजनों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। इसीलिए ना एक्सेसिबिलिटी इंडिया कैंपेन भी चलाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और वो भी काफ़ी टाइम से चल रहा है, 9 साल हो चुके हैं इसको। क्या नाम है इसका? एक्सेसिबिलिटी इंडिया कैंपेन। ये भी आपको ध्यान रखना है। एनीवे, सो ये राइट्स हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की कि उनको ना ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल चाहिए, ये उनकी राइट्स है। ऊपर से जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत बार उनको जॉब्स नहीं मिलती, और ऊपर से उनके अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइम होता है, कभी कभी फिजिकल और मेंटल अब्यूज भी होता है। तो उनसे बचाव उनका हो, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब गवर्नमेंट को इनके लिए थोड़ा सा एक स्टेप और जाके इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इन सबकी राइट है। तो यही इस कन्वेंशन का मतलब था, और इसीलिए 2016 में हमारा जो पार्लियामेंट है उसने एक्ट पास भी कर दिया था इस कन्वेंशन को रेटिफाई करने के लिए। फाइन। अब इसमें क्या था, एक बहुत अच्छी बात क्या थी इस एक्ट की, कि इसने ना स्टेट कमिश्नर्स बना दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछी जा सकती है डायरेक्टली। स्टेट कमिश्नर्स बनाए हैं डिसेबिलिटीज़ के लिए। अब इस एक्ट ने ये स्टेट कमिश्नर्स बना दिए, मतलब हर स्टेट के अंदर क्या होगा, एक स्टेट कमिश्नर होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये जो एक्ट पास हुआ है उस स्टेट के अंदर अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना डिसेबल फ्रेंडली है, वो कितना एक्सेसिबल है, वो उसको मॉनिटर करना और सारी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करवाना स्टेट कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इनफैक्ट इस स्टेट कमिश्नर को सिविल कोर्ट के बराबर कुछ पावर्स भी दी गई है कुछ केसेस में। मतलब सपोज स्टेट कमिश्नर ने देखा कि 2-3 डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के जिनके बाहर ना अभी भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और डिसेबल या फिर जो दिव्यांगजन है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है उस ऑफिस को एक्सेस करने में, तो ये उन लोगों को बुला के डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, उनसे पूछताछ करवा सकता है जैसे कोई कोर्ट करता हो। ठीक है, तो अब ये बॉडी तो जुडिशियल बॉडी नहीं है, फिर भी इसके पास कुछ जुडिशियल पावर है, इसलिए इसको क्वाजी जुडिशियल पावर बोला जाएगा। ठीक है, प्योर जुडिशियल नहीं है ये क्वाजी जुडिशियल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऑथर क्या बोल रहे हैं कि देखो हम लॉ भी ले आए, हमने कन्वेंशन भी साइन कर लिया, और स्टेट कमिश्नर जैसी एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी बना भी दी, फिर भी जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो दिव्यांगजन हैं, अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पहली बात, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने फंक्शंस और पैसा दोनों ही बहुत कम दिया है इन स्टेट कमिश्नर्स को। अब स्टेट कमिश्नर के पास
स्टेट गवर्नमेंट्स ने पावर ही नहीं दी इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टेट लेवल पे या फेडरल लेवल पर, ठीक है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में। देन बहुत बार ऐसा होता है कि जो स्टेट कमिश्नर्स हैं वो ऑफिस खाली रहता है, उनका अपॉइंटमेंट नहीं करा जाता। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को ध्यान ही नहीं है, दे डू नॉट केयर, और दे आर शोइंग सम सॉर्ट ऑफ लैक इन देयर एम्पैथी टुवर्ड्स द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। उस एम्पैथी की कमी के कारण वो जल्दी से अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे स्टेट कमिश्नर्स का। फाइन, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो जो चीफ कमिश्नर्स हैं, लाइक ओवरऑल, कि जो चीफ कमिश्नर हैं डिसेबिलिटीज़ के और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट कमिश्नर्स को वो और ज़्यादा राइट्स दें, और उनका जो क्वाजी जुडिशियल पावर है उसको ढंग से यूज़ करने के लिए उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़, प्रॉपर डेलीगेशन, ये सारी चीज़ें दें। एंड स्टेट कमिश्नर के पास भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि वो सारा का सारा जो कंप्लेंट्स हैं उसको जल्दी जल्दी डिस्पोज करें, एक्सपीडिशियसली, मतलब बहुत कम टाइम में जो भी केस उनके पास आता है वो जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ करें। वरना उनके पास केस आ भी गया और वो 5 साल में कोई केस सुन रहे हैं, तो जो दिव्यांग जन है उसकी तो बहुत सारी लाइफ बीत गई ना अपना जस्टिस या अपना राइट पूरा करने में। तो फिर ये कन्वेंशन साइन करने का फायदा क्या हुआ अगर 5 साल में जाके उसको राइट मिल रही है अपनी, है ना? तो ये सारी चीज़ें। और जो वेबसाइट है स्टेट कमिश्नर्स की, वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि कौन कौन से केसेस फाइल करे गए, कितने केसेस डिस्पोज हो गए और कितने केसेस पेंडिंग है। इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंसी भी प्रैक्टिस करी जाएगी। ये दोनों भी इसके आउटकम्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अ वेक अप कॉल। अब हो क्या रहा है कि ये मैंने आपसे बहुत बार डिस्कस करा है, और पिछले तीन चार न्यूज़ एनालिसिस पहले हमने देखा था कि जीडीपी का नया डेटा आया है, और इस डेटा में मेंशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डेटा है ये, कि जो Q2 है इंडिया में, जो फाइनेंशियल ईयर है वो 12 महीनों में बटा हुआ है, और इसको 3-3 महीने के 4 क्वार्टर में बांट दिया गया है। तो पहला जो क्वार्टर था वो था अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर है जुलाई सितंबर अक्टूबर। तो जुलाई सितंबर अक्टूबर का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम आई है, वो 5.4% ही है। और अप्रैल मई जून की जो ग्रोथ रेट थी वो भी 6.7% थी। कितनी थी? 6.7%। और जो जुलाई सितंबर अक्टूबर की सेकंड क्वार्टर का जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का, वो 5.4% ही है। जबकि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने सोचा था कि 6.5 से 7% ग्रोथ रेट रहेगी पूरे साल, मतलब 2024 से 2025 तक। और जो आरबीआई है उसने सोचा था कि जो ग्रोथ रेट है ना वो 7.2% रहने वाली है। लेकिन आप देखो, पहले क्वार्टर की ही ग्रोथ 6.7% रह गई। दूसरे क्वार्टर की तो ग्रोथ रेट जो है वो पिछले 7 क्वार्टर्स में से सबसे नीचे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो पहले क्वार्टर की ग्रोथ रेट है वो पिछले 5 क्वार्टर में सबसे नीचे थी। तो पहले क्वार्टर का याद रखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरे क्वार्टर का आपको याद रखना है कि वो 7 क्वार्टर्स की सबसे कम ग्रोथ है। ठीक है, और ये नंबर इतना शॉकिंग क्यों लग रहा है, ये इतना शार्प डाउन टर्न क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि 2023 और 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर था, इसमें इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, जब हमारी जीडीपी 8.2% की रेट से ग्रो हो रही थी। ये काफ़ी अच्छा पेस है, बाय द वे, बहुत अच्छा पेस है। 8% से ज़्यादा ग्रोथ रेट होना इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात है। सो ये हुआ था पिछले साल, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो रहा है। जो ग्रोथ रेट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अनदर ईयर तो अब ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि 7% से ऊपर हमें कोई ग्रोथ रेट अभी देखने को मिले। उससे ऊपर क्या प्रॉब्लम है कि जो इन्फ्लेशन है वो 15 महीने का हाई 6.2% है। देखो, आरबीआई ने ना अपना एक लिमिट बना रखी है 4% ±2, मतलब 2% से लेके 6%, इसके बीच में ही इन्फ्लेशन आरबीआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू ये इंश्योर करती है कि ऐसा हो। लेकिन हुआ क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे 6.2 क्रॉस कर गई है। सो इट इज नॉट अ गुड थिंग। सो महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। इस केस में जब ग्रोथ ही नहीं हो रही और महंगाई बढ़ी जा रही है, तो इकोनॉमी कहीं किसी ट्रैप में ना फंस जाए। तो ये एक कंसर्न है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फ्रंटलाइन न्यूट्रिशनल वर्कर्स फॉस्टर डिसेबिलिटी इंक्लूजन। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि December 3 को इंटरनेशनल डे होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी का। दैट इज वाई इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में 2 आर्टिकल्स और 2 एडिटोरियल्स आए हैं इसके,
तो अच्छा ये हमारे लिए मौका है, क्योंकि मैंने आपको बताया GS1 या GS2 में ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपका बहुत बड़ा सिलेबस का पोर्शन यहाँ से पूरा हो रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है, डेटा आपके पास आ रहा है, तो और आपको इनसाइट्स भी मिल रही है, तो अच्छा खासा आप आंसर लिख भी सकते हो। एनीवे, तो ऑब्वियसली ये एक डे बनाया जाता है ताकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी राइट्स के बारे में बात करी जाए। ये जो आर्टिकल है ये बोल रहा है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और डिसेबिलिटी आपस में बहुत लिंक्ड है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो मॉल न्यूट्रिशन है वो डिसेबिलिटीज को कॉज करता है। देखो इंडिया में 50% से ज़्यादा जो विमेन है उनको अनीमिया है। अनीमिया मतलब कि आयरन की कमी, तो ये एक मॉल न्यूट्रिशन का साइन है। अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली लोगों के जो डिसेबिलिटी होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, स्पेशली ओल्डर एज में किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी हो सकती है। पुअर न्यूट्रिशन, देन मैटरनल माल न्यूट्रिशन। मैटरनल माल न्यूट्रिशन मतलब अगर कोई वुमेन है जो कि प्रेग्नेंट है और उस टाइम उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो उस स्टेज को बोलते हैं मैटरनल माल न्यूट्रिशन, और इंडिया में ऐसा बहुत होता है। इस मैटरनल माल न्यूट्रिशन के कारण जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है और मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब जब बेबी का बर्थ होता है तो उसके कुछ ही टाइम में बेबी की डेथ हो जाना, और इस डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी के बाद ही जो मदर है उसकी डेथ हो जाना, तो यही होता है मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी। मैटरनल मॉल न्यूट्रिशन के कारण जो मदर है उसके अंदर इतना न्यूट्रिशन नहीं है कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए, और इतना न्यूट्रिशन नहीं होता कि बेबी भी सस्टेन हो पाए अपने बर्थ के बाद, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पता होना चाहिए। देन वाइटामिन डेफिशिएंसीज डेफिनेटली भी होती है, ये इससे डिसेबिलिटीज हो जाती है फ्यूचर में और ज़्यादा। और तो और यहाँ पे रिवर्स भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मॉल न्यूट्रिशन के कारण डिसेबिलिटी बढ़ रही है। और जो लोग डिसेबल्ड हैं, कुछ टाइप की ऐसे डिसेबिलिटीज होती हैं जैसे सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, जो मॉल न्यूट्रिशन को और बढ़ा देती है। तो ये साइकिल मॉल न्यूट्रिशन और डिसेबिलिटी का चलता जाता है, ठीक है, ये भी आपको आइडिया रहना चाहिए। फिर क्या हुआ, अब देखो ये यहाँ से ये जो था ये तो अंडरस्टैंडिंग का था आपका, ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे प्रीलिम्स का भी पोर्शन आ गया। जैसे जो 2023 में हमने क्या इंट्रोड्यूस करा था, आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन। अब यहाँ पे 3-4 कीवर्ड्स और लिखे हैं जिन पर डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। देखो 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च करा था आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन, जिसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वो दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको भी अपने ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही है उसमें मदद कर पाए। अब तक अभी पहले सिर्फ इतना पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स होते कौन है। देखो आंगनवाड़ी एक टाइप की स्कीम है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों साथ मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी जो वुमेन है मेनली उनको ट्रेन करा जाता है, और उनसे विलेज लेवल पे और एकदम ग्रास रूट्स लेवल पे उनसे बहुत सारी सर्विसेज दिलाई जाती है। जैसे ये जो आंगनवाड़ी की विमेन है ये वैक्सीनेशन में मदद करेगी गवर्नमेंट की, ये जो एजुकेशन स्पेशली जो अर्ली चाइल्डहुड केयर वाली एजुकेशन होती है वो बच्चों को देगी, जैसे नंबर्स सिखा दिए, लेटर्स सिखा दिए, बोलना सिखा दिया, ठीक है, तो ये होता है। फिर ये हेल्थ और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है बच्चों को और इवन मदर्स को भी। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ये बहुत सारी चीज़ें कर रही है, बहुत सारी चीज़ें छोटे लेवल पे और एकदम ग्रास रूट लेवल पर ये करते हैं, ठीक है, और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ये। तो ये हो गई आंगनवाड़ी स्कीम, फाइन। फिर यहाँ पे लिखा है फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी। अब देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मेंस के लिए आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि डिसेबिलिटीज़ फ्यूचर में कम हो इसके लिए क्या करना है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि हमें ये श्योर करना है कि हम कॉन्स्टेंटली स्क्रीनिंग करते जाएं, जिससे अगर किसी को डिसेबिलिटी हो या वो उस फेज़ में जा रहा हो तो उसको हम पहले ही आइडेंटिफाई कर ले। ये तब होता है जब डिसेबिलिटी मॉल न्यूट्रिशन के कारण ज़्यादा हो, तब ये ट्रैक करना ईजी हो जाता है। फिर पोषण ट्रैकर से ट्रैक करा जाए। अब ये पोषण ट्रैकर क्या है, बेसिकली पोषण अभियान या फिर न्यूट्रिशन मिशन गवर्नमेंट चला रही है। अब इस न्यूट्रिशन मिशन में, पोषण अभियान में कितना न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लोगों की हेल्थ प्रोफाइल क्या है, उसके लिए एक ट्रैकर बना रखा है, एक पोर्टल है। इसको यूज़ करके आशा वर्कर्स को और ज़्यादा पुश करा जा सकता है डिसेबिलिटी इंक्लूजन के लिए। अब आशा वर्कर्स कहाँ से आ गए, आशा वर्कर्स होते हैं जो कि हेल्थ बेस्ड वर्कर हैं और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए बनाए गए हैं। तो
देखो आंगनवाड़ी वर्कर्स सारे काम कर रहे हैं, वो एजुकेशन भी दे रहे हैं, वो वैक्सीनेशन भी में भी मदद कर रहे हैं, वो अर्ली चाइल्डहुड केयर भी कर रहे हैं, वो बच्चों की टेक केयर भी कर रहे हैं, और वो हेल्थ बेसिस पे दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। आशा वर्कर ये सारी चीज़ें करती है सिर्फ हेल्थ सेक्टर में, आंगनवाड़ी वर्कर्स ये सारी चीज़ें करते हैं हर सेक्टर में, ठीक है। तो आशा वर्कर थोड़े और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उनको भी हम यहाँ पे उनको भी एनरोल करके इस पूरी चीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। एंड फाइनली हमें डिसेबिलिटी के अगेंस्ट स्टिग्मा से फाइट करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग दिव्यांग हैं उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये स्टिग्मा अगर हटेगा तो वो डिस्क्रिमिनेशन भी शायद हट जाए। नेक्स्ट, इंडियाज़ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाता हूँ, फिर पढ़ लेंगे कि टेक्स्ट में लिखा गया है। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसमें मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। देखो हो क्या रहा है कि अगर आप कोई साइंटिस्ट हो, ठीक है, आपने कोई रिसर्च करी, तो आप उस रिसर्च करने के बाद उस रिसर्च को पब्लिश भी करते हो। तो उसके लिए आपने क्या करा, पहले रिसर्च पेपर लिखा, आपने रिसर्च पेपर लिख लिया, फिर आप एक बहुत बड़ी कंपनी है जो आपके रिसर्च पेपर को पब्लिश करेगी। तो इस कंपनी ने क्या करा, आपका रिसर्च पेपर लिया और उसको पब्लिश कर दिया। अब मान लेते हैं मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे भी कुछ रिसर्च करनी है, लेकिन या मुझे कोई टॉपिक नया पढ़ना है जो किसी बुक में नहीं है, लेकिन इस रिसर्च पेपर के अंदर है। तो इस रिसर्च पेपर को पूरा पढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पब्लिशर के पास जाना पड़ेगा, इस पब्लिशर को पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके मैं आपका जो रिसर्च पेपर है वो पढ़ पाऊंगा। तो ऐसे नॉर्मल काम चलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये प्रॉब्लम है कि जो पैसे चार्ज करे जाते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब एक रिसर्च पेपर के लिए इतने ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं। अब कोई दूसरा छोटा सा साइंटिस्ट है या जूनियर रिसर्चर है, उसको अपनी रिसर्च करने के लिए ना बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे। अगर वो इतने सारे रिसर्च पेपर खरीद जाएगा तो उस बेचारे के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो आप सोचो कोई गरीब रिसर्चर या गरीब साइंटिस्ट या रूरल एरिया में जो साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगी इतनी महंगी एक रिसर्च करना, क्योंकि उस रिसर्च का जो मटेरियल है उसको एक्सेस करने के लिए इतना पैसा लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो रिसर्च पब्लिशर पैसा कमा रहे हैं ना इतना ज़्यादा, ये पैसा वो इन ओरिजिनल साइंटिस्ट को नहीं देते इतना जितना वो जो जो ये रिसर्च लिख के उन्होंने पब्लिश करा रखी है। प्रॉब्लम क्या है कि साइंटिस्ट को रिसर्च पब्लिश करानी पड़ेगी ताकि उसकी रेपुटेशन बढ़े, ऑब्वियसली, और जब वो रिसर्च पब्लिश करता है तब उसका मटेरियल लोगों के पास भी पहुंचे। लेकिन जो साइंटिस्ट है उसके पास एक ही तरीका है, एक पब्लिशर के पास जाकर ही वो रिसर्च अभी पब्लिश करा सकता है, और पब्लिशर जो है इससे भरपूर पैसे कमा लेगा उसकी रिसर्च से, और वो जो उसने पैसे कमाए भर भर के वो साइंटिस्ट के साथ शेयर भी नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो ओरिजिनल साइंटिस्ट है जिसने अपना रिसर्च पेपर लिखा ना, इसको पैसे से फायदा हो रहा है, ठीक है। और जो आप हो या मैं हूं जो रिसर्च करना चाहता है, लेकिन हमें पुराने जो रिसर्च पेपर लिखे गए हैं उनको पढ़ने की जरूरत है, हमें इतने सारे पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ना तो साइंटिस्ट को फायदा और हमें तो नुकसान है ही। तो फायदा हो किसको रहा है, इस पब्लिशर को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा कि जो पब्लिशर है ना, मिडल मैन, इससे बहुत सारे सेक्टर्स के राइट्स खरीद लिए। मतलब आप इस पब्लिशर की वेबसाइट पे जाते और आपने 4 रिसर्च पेपर पढ़ लिए और उसके आपने पैसे दे दिए। इसकी जगह गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने जितने रिसर्च पेपर्स थे ना ऑलमोस्ट उन सबके पैसे दे दिए पब्लिशर को। तो अब ये सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं इनका एक्सेस किसको मिल गया, गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको बोलेगी आप मेरी वेबसाइट पे आओ और फ्री में पढ़ लो, फाइन। तो आप जो पैसे देते इस पब्लिशर को, गवर्नमेंट ने इन सब के पैसे दे दिए ऑलरेडी, और डेफिनेटली बहुत सारा करोड़ों में पैसे दिए। और इन सारे ये जो आर्टिकल्स थे इन सब का राइट्स अब गवर्नमेंट के पास आ गया, और उन्होंने ये सारे पेपर अपने पोर्टल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिए। अब आप जाओ गवर्नमेंट के पोर्टल पे, आपको कोई पढ़ना है अगर रिसर्च आर्टिकल, तो इस पब्लिशर के पास जाके खरीदने की जरूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाओ, फ्री में आपको वो आर्टिकल वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपके लिए पैसा ऑलरेडी दे चुकी है। यही नाम है, यही मतलब है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान का। और इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बड़ा एक मूव है, ये आपको बताना चाहिए। द प्रॉब्लम इज कि इंडिया में 1% से भी कम जीडीपी का 1% से भी कम हम स्पेंड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। तो ये जो स्टेप है ये उस डायरेक्शन में एक बहुत ही मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है।
हाउएवर इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं, वो भी देखेंगे, बट इनिशियली तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। ठीक है, तो अब जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, इतना कॉन्सेप्ट ही समझना है आपको, बाकी जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वो तो बेसिक है ही। यही है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। स्कॉलरली जो जर्नल्स होते हैं, जर्नल्स मतलब जो आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, उन्हीं को जर्नल्स बोला जाता है। फाइन। तो इससे क्या होगा, जो अकेडमिक नॉलेज है, अकेडमिक नॉलेज मतलब जो रिसर्च पेपर्स हैं उसकी जो नॉलेज है वो सबके लिए एक्सेसिबल हो गई। फाइन। ठीक है, और यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया, और देखो 6000 करोड़ एलोकेट करें, काफ़ी बड़ा अमाउंट है सिर्फ इस सब्सक्रिप्शन को खरीदने के लिए। ठीक है, जो इसरो का बजट है ना वो 10,000 करोड़ के अराउंड घूमता रहता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम हो जाता है। देखो इसरो का बजट 10,000 करोड़ है, और यहाँ पे 6000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इन रिसर्च पेपर्स के जो राइट्स हैं उनको खरीदने के लिए खर्च करे जाएंगे अगले 3 साल में। मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। तो ये एक तरह से आप मान सकते हो इनटैंजिबल इनटैंजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये। कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उस चीज में इन्वेस्ट करना जिससे फ्यूचर में पैसा बनेगा। लेकिन रिसर्च पेपर खरीद रहे हो तो रिसर्च पेपर दिखता तो है नहीं, क्योंकि वो तो सॉफ्टवेयर है या फिर वो ऑनलाइन कॉपी है ना। और रिसर्च पेपर में जो नॉलेज है वो तो दिमाग में है ना, वो कहीं अलग से थोड़ी है। इसलिए इसको बोलेंगे इंटैंजिबल। इंटैंजिबल वो चीज होती है जिसको आप छू नहीं पाते। लेकिन इस रिसर्च पेपर को एक्सेस करवा के क्या इससे भी पैसे पैसे बनेंगे? यस, क्योंकि जो इस रिसर्च पेपर को बने पढ़ेगा वो अपनी खुद की रिसर्च करेगा, इस रिसर्च से इंस्पायर होके वो खुद नया चीज बनाएगा, जिससे ऑब्वियसली वो पैसे कमाएगा या और लोगों को जॉब दिलवाएगा। तो क्या हुआ, ये लॉन्ग टर्म में एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही होके आएगी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और 30 मेजर जो जर्नल पब्लिशर्स है ना, उनकी राइट्स यहाँ पे लोगों को दे दी जाएगी। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज जर्नल सब्सक्रिप्शन पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए बना दिया जाएगा। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके जो स्टूडेंट्स हैं, या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो भी अब यूनिवर्सिटीज़ की, मतलब इन यूनिवर्सिटीज़ को एक्सेस दे दिया है गवर्नमेंट की लाइब्रेरी का। और इन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं या रिसर्चर्स हैं वो गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसर्चर्स को बहुत फ़ायदा होगा यहाँ पे। इस ये जो प्रोसेस किया है हमने, तो चलो इसको हमारी कंट्री में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन बोल दिया, लेकिन इंटरनेशनली क्या बोला जाता है इसको? इंटरनेशनली इसको ओपन एक्सेस पब्लिशिंग बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में ना अभी टर्म लिख देंगे कि अभी रिसेंटली ओपन एक्सेस पब्लिशिंग के नाम से कुछ न्यूज़ में था, बताओ ये क्या है। फिर आप उसमें कुछ ऑप्शन होंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि बताओ ये है क्या, ये क्या है। तो अगर आपको ये पता है तो इजीली आप वहाँ पे ऑप्शंस मार्क कर पाओगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये बहुत टाइम से बाकी कंट्रीज़ ने भी ट्राई करी है। यूएस ने कुछ हद तक ट्राई करी है। यूरोपियन यूनियन में भी ये जो ओपन एक्सेस पब्लिशिंग है, मतलब जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पैसे दे के पब्लिशर्स के जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको खरीद लेती है और सबको फ्री में प्रोवाइड कर देती है फिर। तो ये बहुत टाइम से वहाँ पे भी चल रहा है। और अभी देखा जाए तो वर्ल्ड में 53% जो साइंटिफिक पेपर है वो ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। फाइन। तो ऐसे करने की जरूरत क्या पड़ी, वो मैंने आपको बता दिया कि वो जो वेस्टर्न पब्लिशर हैं, ज़्यादातर जो है ना वेस्टर्न पब्लिशर हैं जो रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, और ये भर भर के बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, है ना। और जो ऑथर है, मतलब जो साइंटिस्ट है जिसने ओरिजिनली लिखा ही है, उसको खुद की जो कॉपीराइट है ना वो सरेंडर करनी पड़ती है, क्योंकि साइंटिस्ट को रिकग्निशन चाहिए, साइंटिस्ट को अपना नाम बनाना है, और जो उसकी रिसर्च है वो उसको लोगों को दिखानी है। तो उसके पास क्या तरीका है कि वो पब्लिशर के पास जाके पब्लिश कराए। अब पब्लिशर के पास जाके पब्लिश कराने पे साइंटिस्ट को अपनी जो कॉपीराइट है वो पब्लिशर को सरेंडर करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसे क्या, साइंटिस्ट इससे पैसा नहीं कमा पाता। अगर साइंटिस्ट अपनी कॉपीराइट रखेगा तो साइंटिस्ट पैसा कमा पाएगा रिसर्च पेपर की सेल से। लेकिन क्योंकि राइट पब्लिशर के पास है तो वो पब्लिशर तो बहुत पैसा कमा रहा है, और उतना शेयर वो साइंटिस्ट को देता भी नहीं है। तो साइंटिस्ट का भी नुकसान, जो रिसर्च पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी नुकसान, फायदा सिर्फ पब्लिशर का हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, कंपनसेट नहीं कर देते अपना प्रॉफिट वो इन ओरिजिनल ऑथर्स को। अब इसमें लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। जैसे ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन आया है, इसमें अभी भी जो ऑथर कॉपीराइट रिटेंशन है ना, ये अभी तक नहीं लिखा। अभी तक इसमें ये लिखा नहीं है कि जो ऑथर है वो पब्लिशर को जब अपना पब्लिश करने के लिए देगा तब वो कॉपीराइट सबमिट ना करे, वो कॉपीराइट या जो उसका राइट है वो अपने पास रखे। ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। तो फ्यूचर में आपसे पूछा जाएगा कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में और क्या क्या करना चाहिए, तो एक तो ये चीज़ करनी चाहिए। फिर ग्रीन ओए भी स्टार्ट करना चाहिए। ग्रीन ओए में क्या होगा, सेल्फ आर्काइविंग बाय ऑथर। ये देखो बहुत अच्छा तरीका है। अभी मैंने क्या बोला, कोई साइंटिस्ट है या कोई ऑथर है, उसको अपना पेपर पब्लिश कराना पड़ा
कराना है तो बड़े बड़े पब्लिशर्स के पास जाना पड़ेगा। ग्रीन ओए क्या होता है, जिसमें वो खुद ही पब्लिश कर देता है। एक प्लेटफॉर्म उसको ऐसा दे दिया जाता है जहाँ पे उसको बड़े पब्लिशर्स की जरूरत नहीं है, वो खुद उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करा सकता है और उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है और अपना राइट देने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं ग्रीन ओए या ग्रीन ओपन एक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंडियन जर्नल्स हैं, इंडियन रिसर्च पेपर्स हैं, इंडियन साइंटिस्ट है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए, ऐसे कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और प्रॉब्लम है, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि 2025 के बाद जो ये रिसर्च पेपर्स हैं, अभी देखो 50% से ज़्यादा ओपन एक्सेस के कारण रिसर्च पेपर्स फ्री हो चुके हैं। तो ये जो नंबर है तो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वाली स्कीम की जरूरत अब क्या पड़ेगी या नहीं, तो ये भी एक क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। चलते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नो वोटर मस्ट बी टर्न डाउन, सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन कमीशन को कहा है। एक्चुअली अभी एक न्यूज़ आई थी जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये सोचा है या उनका ये डिसीजन है कि होता क्या है, हर इलेक्शन कमीशन का ये एम है कि नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। मतलब कोई इंसान अगर पहाड़ पर भी रहता है ना, तो इलेक्शन कमीशन वहां पे भी जाके इलेक्शन का एक बूथ लगाएगा। लेकिन हर स्टेशन पे वो मैक्सिमम कितने लोगों को रखते हैं, 1200। मतलब एक जगह है जहाँ पे लेट से 6,000 लोग रहते हैं, तो 6,000 लोग यहाँ पे रहते हैं, एक ये गांव है, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को 5 वोटिंग बूथ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, क्योंकि 6,000 डिवाइडेड बाई 5 इज 1200, क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन पे वो सिर्फ 1200 लोग ही बोले रहेगा। तो मतलब मान लेते हैं एक गांव है, यहाँ पे 1300 लोग रहते हैं, तो यहाँ पे भी 2 पोलिंग स्टेशन लगाएगा, एक 1200 लोगों के लिए और एक 100 लोगों के लिए। तो इससे क्या है, ज़्यादा पोलिंग स्टेशन लगाने पड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है देखो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो जो लिमिट है ना 1200 से, इसको 1500 कर देनी चाहिए। तो ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ ली जाएगी। चीफ जस्टिस ने बोला है कि देखो अगर आपको करना है तो करो, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि कोई भी जो वोटर है उसको वापस घर भेजा ना जाए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे बात चल रही है फ्रांस के साथ, इंडिया और फ्रांस की ये बात चल रही है कि फ्रांस से इंडिया स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को इंपोर्ट करेगा और 26 रफाल एम जेट को भी वो इंपोर्ट करेगा। तो रफाल जो जेट्स हैं वो फ्रांस से आते हैं, ये तो आपको वैसे भी पता ही है। लेकिन जो स्कॉर्पियन क्लास, पहले तो पूछ लिया जाएगा कि ये स्कॉर्पियन क्या है, तो पहले तो ये सबमरीन है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कहाँ से आ रही है, ये आ रही है फ्रांस से, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो ये न्यूज़ हो गई, इस पर प्रीलिम्स क्वेश्चन बनेगा। और क्या हो रहा है इंडिया में, इंडिया की खुद की सेकंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आ चुकी है। मतलब एक ऐसी सबमरीन है जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकती है। फाइन। और बाय द वे ये इंडिया ने खुद ने बनाई है, ये इंपोर्ट नहीं करी है। इसका नाम है अरीघात, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। ये क्या है और ये किसने बनाया इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। फाइन, इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक और चीज़ बोली गई है कि जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, यहाँ पर लाइक 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हमें बनानी थी, जिसमें से एक जो है वो रेडी हो जाएगी 2036 तक। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट पैरा है और थर्ड पैरा है ये आपको ध्यान रखना है। फाइन, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर लास्ट न्यूज़ पे आते हैं। हुआ क्या है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी बॉडी है जिसने एक रिपोर्ट निकाली है और उसमें ये बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ना 2015 से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है प्रगति। अब प्रगति क्या है, प्रगति का फुल फॉर्म है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप डायरेक्टली करते हैं। ये सारी चीज़ें किसके लिए है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के लिए। तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये तीनों मिनिस्ट्री का मिला के एक स्कीम बनी है, ठीक है। अब इन सबको ना मीटिंग करनी होगी, तो ये क्या करेंगे, इनका टाइम टेबल फ्री नहीं है, तो ये 1-2 महीने बाद इनका टाइम टेबल फ्री होगा, तब जाके इनके ऑफिशियल्स मिलेंगे। तो ये जो स्कीम है बहुत डिले हो गई ना, तो गवर्नमेंट को लगा भाई आप सिर्फ कन्वीनियंस के कारण स्कीम को डिले कर रहे हो, अगर मीटिंग करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो। और ये लो, मैं आपको एक ऑनलाइन पोर्टल दे रहा हूँ प्रगति के नाम से, यहाँ पे जाओ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो और बहाने मत ढूंढो प्रोग्राम को डिले करने के लिए। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, मतलब कोई गवर्नमेंट का वर्कर है, अब उसको ना कोई स्कीम इंप्लीमेंट करते टाइम कुछ डेटा चाहिए कि मैप के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ कहाँ पर है,
तो वो क्या है, बहुत सारी अथॉरिटीज़ को कॉल करेगा, फिर उसके पास मैप आएगा, तो उसमें टाइम लग जाएगा। इसमें क्या होगा, वो प्रगति पोर्टल पे जाएगा और उसके पास पूरी जियो स्पेशल डेटा उसके पास मिल जाएगा। जियो स्पेशल मतलब जो मैप है या जो ज्योग्राफी है उस पर स्पेशल, स्पेशल मतलब स्पेस, ज्योग्राफी के ऊपर कुछ कुछ जो मैप है उसके ऊपर स्पेस वाइज डेटा उसको मिल जाएगा ऑनलाइन इस पोर्टल पर ही। और ऑब्वियसली जो डिजिटल डेटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जो काफ़ी डेटा चाहिए गवर्नमेंट को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, वो सब इस पोर्टल पे मिल जाएगा। सो ओवरऑल क्या होगा, जो टाइमली काम हो जाएगा, ठीक है। और ये एनआईसी ने और पीएमओ ने मिलके इसको डिजाइन करा था। इस पे डायरेक्टली प्रीलिम्स क्वेश्चन बन सकता है, स्पेशली अब जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको बहुत ज़्यादा प्रेज करा है कि प्रगति से बहुत अच्छा काम हुआ है और इंडिया की जो जीडीपी बढ़ी है उसमें प्रगति का बहुत बड़ा रोल है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फाइन। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आज के लेक्चर में, आई होप आपको समझ में आई हो। कल लेक्चर मैं अपलोड नहीं कर पाया था बिकॉज कुछ इमरजेंसी थी, बट ये वैसे रेगुलरली हम डेली बेसिस पे ही अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। कल मिलते हैं फिर से ऐसे ही एक एनालिसिस में। हैव अ गुड डे।